Welcome back everyone. So this is the third video of chapter friction of class 8th NCERT. So in this lecture we will see what are the useful and harmful examples of the friction. After that we will see one more type of friction, that is drag friction. Okay, so let's start our lecture with the first thing, that is useful and harmful examples of the frictional force. Let's start. So first is useful friction. So first is friction between the sole of our shoes and the ground helps us to move. ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है कि फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन हमारे शूज़ के जो सोल्स होते हैं और जो ग्राउंड होता है उसमें ग्रिपिंग बना के रखता है, जिसकी वजह से हम लोग स्लिप नहीं होते या फिर हम गिरते नहीं है, प्रॉपरली हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं. तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. Second point is when we strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. Matchstick means माचिस. ठीक है, आपको पता होगा माचिस की जो तीली होती है, जब हम तीली को स्ट्राइक करते हैं मैचस्टिक के एक साइड पे जहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस रहता है, जब वहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से स्ट्राइक होने की वजह से क्या होता है, वो जो मैचस्टिक है वो फायर कैच करती है. सो इसमें भी यही है, अगर रफ सरफेस नहीं रहेगा वन साइड पे तो जो इजीली हम मैचस्टिक को जला लेते हैं ना, तो वो जल नहीं पाएगी. सो दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जो रफनेस है वहाँ पे हमने बढ़ा दी है रफनेस मैचस्टिक में. थर्ड एग्जाम्पल इज वी कांट राइट ऑन बोर्ड विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन चॉक एंड बोर्ड. मतलब जो चॉक में रफनेस की वजह से हम बोर्ड पे इसे इजीली लिख पाते हैं. ठीक है, जैसे कोई स्मूथ सरफेस होता है ना, बहुत चिकना टाइप का सरफेस होता है, तो उस पर हम चॉक से नहीं लिख पाएंगे. तो वाई? बिकॉज रफनेस इज नेसेसरी. Why? Because to increase friction and it helps us in the daily life. Now the next is harmful friction. So examples क्या है harmful friction के? मतलब कि जब friction बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से हमें बहुत हार्म होता है. तो फर्स्ट है soles of shoes wear out due to friction. मतलब कि जो सोल्स होते हैं, जब हम शूज़ कंटिन्यूसली जब हम चलते रहते हैं, ठीक है, बार बार चलते हैं, तो सरफेस और शूज़ के जो सोल्स हैं उनके बीच में घर्षण होने लगता है. आई मीन फ्रिक्शन अराइज होता है. ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से बार बार रगड़ की वजह से जो हमारे सोल्स होते हैं उनमें जो ग्रिपिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है. ठीक है, तो इसकी वजह से, ये फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे सोल्स जो होते हैं शूज़ के वो ख़राब नहीं होते ईजिली. बट ये यूजफुल भी है कि फ्रिक्शन ज़रूरी है, ठीक है, चलने के लिए भी, बट हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक शूज़ को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो सोल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. नेक्स्ट इज टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बार बार रगड़ की वजह से क्या होता है, व्हीकल्स के जो टायर्स हैं उनमें भी ग्रिपिंग्स चली जाती हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, जो गड्ढे बनाते हैं हम, वो रिड्यूस हो जाते हैं. सो ये भी एक हार्मफुल फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रिक्शन वियर्स आउट मशीनरी पार्ट्स, देयरफॉर वी यूज लुब्रिकेंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ठीक है, मतलब जो मशीनरी पार्ट्स हैं, आपको पता होगा जितने भी कोई भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं कंटिन्यूसली वो चलते रहते हैं, मोशन की वजह से क्या होते हैं, उनमें उनके जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के कारण. तो उसमें हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं. अब आपको पता होगा लुब्रिकेंट्स, मैंने कल ही बताया था आपको, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट पाउडर, ये क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं. सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो मशीनरी पार्ट्स हैं उसमें हम जनरली ग्रेफाइट पाउडर यूज़ क्यों करते हैं? तो वेरी सिंपल, जो ऑयल होता है ना, जब मशीनरी पार्ट्स कंटिन्यू वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, जब चलते रहते हैं, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ऑयल क्या है, ऑयल जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा ऑयल, जिसकी वजह से मशीनरी पार्ट्स में जो ऑयल हम डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएगा. ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका टेक्सचर कैसा होता है, स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, जिसकी वजह से हम लोग मशीनरी पार्ट्स में उसे यूज़ करते हैं और मशीनरी पार्ट्स बहुत प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं. तो दिस इज हार्मफुल फ्रिक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स. अभी तक हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है, बट हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें एयर भी अवेलेबल होती है. ठीक है, और वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, मतलब कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो पानी में भी क्या फ्रिक्शन होता है? तो आंसर इज यस. एयर एज वेल एज वाटर बोथ अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स. एयर जो हवा है और जो पानी होता है दोनों ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती हैं. ठीक है, सो
व्हाट इज फ्लूइड? सो फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर पा रहा है। फ्लो मतलब कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो जा पा रहा है। जैसे कि आप देखोगे जो पानी है, तो पानी भी अगर पानी जो होता है अगर फैल जाए तो पानी धीरे 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 उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो पानी अपने आप मूव कर पाता है। सो जो गैसेस होती है वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती रहती हैं, ठीक है। सो दोनों ही फ्लो कर सकती हैं, वाटर और अगर एयर की बात करूं, जो गैसेस हैं वो फ्लो कर सकती हैं, इसीलिए इसे इन्हें कहा जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो वाटर एज वेल एज द एयर बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज ड्रैग। अभी तक हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा था ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बट अगर हम बात करें ड्रैग की, हम मेनली किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एयर और वाटर के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ड्रैग? फ्रिक्शन कॉज्ड बाय फ्लूइड्स, मतलब कि जो भी फ्लूइड्स हैं हमारे, फ्लूइड्स कौन कौन से हैं हमारे? गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो जितने भी फ्लूइड्स हैं हमारे वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन कॉज्ड बाय फ्लूइड्स, जितने भी फ्लूइड्स हैं जब वो फ्रिक्शन को डेवलप करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। तो ड्रैग मीन्स क्या है? इट्स ऑल्सो अ फ्रिक्शन, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर एंड वाटर, when we are talking about the friction produced by the air and water, then the name is drag. We will not call it frictional force, we will call it drag force. Clear? Now next is activity, means air exert करती है friction, एक एक्टिविटी है, और दूसरी एक्टिविटी में फ्लूइड जो होता है वो एक्सर्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो फर्स्ट एक्टिविटी में अब हम ये देखेंगे क्या रियली जो एयर होती है, जो हवा होती है एटमॉस्फेयर में, वो फ्रिक्शन अराइज करती है, आई मीन फ्रिक्शन को एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जो पेपर स्वेइंग साइडवेज, जब भी आप ऊपर से टॉप फ्लोर से जब पेपर को रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो आपने देखा होगा जो पेपर है ना वो इस तरीके से मूव करेगा, लाइक दिस इज साइड वे, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, इस तरीके से मूव करता है। सो दिस इज साइड वे स्विंग करेगा, ऐसे ना। तो एक्चुअली ऐसा क्यों करता है? तो जो पेपर होता है ना, पेपर का ये आप एरिया देख रहे हो, दिस इज एरिया, एंड इसी को बोला जाता है सरफेस एरिया, ठीक है। पेपर का जो सरफेस एरिया है, इस कंडीशन में आपने देखा हो पेपर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस पे एयर उतना ज़्यादा अपोजिशन फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दैट अपोजिशन फोर्स इज ड्रैग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर है वो पूरा इतना बड़ा है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस वजह से ये एयर है ना यहाँ पे, तो ये क्या कर रही है? इसे रोक रही है, नीचे जाने से रोक रही है, ठीक है, नीचे जाने से रोक रही है। तो एयर क्या कर रही है? फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है, फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है किस पे? पेपर पे, और पेपर इसकी वजह से रुक रहा है नीचे जाने से, इस वजह से वो इधर जाता है इधर जाता है, क्योंकि अलग अलग जो एरिया है अलग अलग जगह से एयर अप्लाई कर रही है, कहीं यहाँ से कर रही है कहीं यहाँ से, तो इस वजह से इसका डायरेक्शन स्विंग होता रहता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज पेपर बॉल। आपने देखा होगा कि जो पेपर बॉल, कभी भी अगर हम पेपर की बॉल क्रश कर लेते हैं पेपर को, जब उसकी बॉल बना के हम उसको थ्रो करेंगे तो पेपर जो बॉल है वो बहुत कम टाइम में सरफेस पे आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने यही पेपर को, सेम पेपर को हमने क्रश कर लिया और बॉल बनाया, तो उस कंडीशन में जो इसका सरफेस एरिया था, जो सरफेस एरिया था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हमेशा एक्टिविटी में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, कि आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि एक पेपर दे दिया आपको, ठीक है, और आपको एक साइड दे दी क्रस्ड बॉल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दोनों चीजों में से सरफेस पे सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। सो सेंसिबल है कि दिस पेपर बॉल, दिस क्रस्ड पेपर बॉल हैज वेरी लेस सरफेस एरिया, ठीक है, और लेस सरफेस एरिया रहेगा मतलब कि तो कुछ ही जो गैसेस रहेंगी, कुछ एरिया की जो गैसेस रहेंगी उसको अपोज कर पाएंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम द अदर फैक्टर इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द वेट, दैट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जो इसका वेट है वो भी नीचे जाएगा। अब इसका वेट एयर के प्रेशर से ज्यादा रहेगा, इस वजह से ये बॉल है इजिली जल्दी जाएगी। बट इस केस में क्या हो रहा था? सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से
इसके हर एक बड़े पार्ट पे नीचे से फोर्स पड़ रहा था। तो इसका जो वेट है ना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो वेट है पेपर का बहुत कम वेट है, ठीक है, पेपर का जो वेट है यहाँ पे कम है, और जो सरफेस एरिया पे जो अपोजिशन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया। क्लियर? तो इस वजह से इसको ज्यादा टाइम लगेगा सरफेस पे आने पे, और जो आपकी बॉल है उसको कम टाइम लगेगा सरफेस पे आने में। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज शोइंग द फ्लूइड एक्सर्ट्स फ्रिक्शन। इसमें हम देखेंगे कि जो वाटर होता है क्या वो भी फ्रिक्शन अप्लाई करता है, या हम बोल सकते हैं ड्रैग अप्लाई करता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कैसे। ये है टेबल, और यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है रेड कलर का एक कॉइन है, दिस इज कॉइन, ये कॉइन है, मैंने टेबल पे रखा है कॉइन। जब एक साइड से मैं कॉइन को हिट करूंगी या थ्रो करूंगी तो यहाँ पे टेबल पे ये इजीली बहुत दूर तक चला जाएगा। जो सरफेस है यहाँ पे ड्राई सरफेस है, तो इजीली जो कॉइन है वो दूर तक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एयर अप्लाई कर रही है ना, एयर ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है। बट आपने देखा होगा जब टेबल पे पानी गिरा होता है और आप कॉइन को हिट करोगे तो उस केस में आपका जो कॉइन है वो दूर तक नहीं जा पाएगा। ये जो कॉइन है बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। Why? Because this water is applying a frictional force in the opposite direction of the motion of this coin. Clear? So in this condition जो coin है वो दूर तक नहीं जा पाएगा। आप इस एक्टिविटी को अपने घर भी कर सकते हैं टेबल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि this really happens that fluid also exerts friction. ठीक है? So coin will move smoothly on the dry surface. Coin will move slowly due to friction exerted by water. ठीक है, धीरे मूव करेगा। Now स्टूडेंट, अब एयर जो है वो भी अप्लाई कर रही है, वाटर है वो भी अप्लाई कर रहा है फ्रिक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें एयर में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना है। जैसे कि आपको पता है एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स उड़ रही हैं, तो ये कैसे उड़ रही हैं, एरोप्लेन कैसे उड़ पा रहा है, क्या उसको उस पे एयर एक्सर्ट नहीं कर रही प्रेशर, ठीक है, या फिर पानी के अंदर जो फिशेज हैं, ठीक है, या शिप्स जो चलती हैं या बोट रहती है, तो क्या उन पे वाटर एक्सर्ट नहीं करता प्रेशर, वो कैसे इजीली मूव कर लेती हैं। तो वेरी सिंपल, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें नेचर में जो अवेलेबल है ऑब्जेक्ट्स उनको देखा। नेचर में कौन अवेलेबल है, बर्ड्स को देखा, उन्होंने फिशेस को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिश एंड द बर्ड्स। जब उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब कि हेड साइड से नुकीला रहेगा, फिर मोटा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़े नुकीले पार्ट्स रहेंगे। आपने मछली को देखा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका भी शेप कैसा है, लाइक दिस शेप। इसी शेप को बोला जाता है स्ट्रीमलाइंड शेप। जो फिशेस का शेप है दैट इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन शेप, जो चिड़िया का होता है, जो बर्ड्स का होता है दैट इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन। तो ये नेचर ने ऑलरेडी बनाया। तो इनको देखते हुए जितने भी साइंटिस्ट थे, जब एरोप्लेन वगैरह डिजाइन किए गए ना, उस समय उन्होंने क्या किया, सेम स्ट्रीमलाइन शेप दिया है एरोप्लेन्स को। आप देखोगे एरोप्लेन का जो शेप है एग्जैक्टली रिजेंबल करता है बर्ड्स से और फिशेस के शेप से, ठीक है। उनके जो पंख होते हैं उनमें भी नुकीले टाइप का होता है, उनका जो हेड है पॉइंटेड। क्लियर? सो दिस इज स्ट्रीमलाइन शेप। क्यों हमने स्ट्रीमलाइन शेप दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं जो एयर और जो वाटर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, वो फ्रिक्शन को हम कम कर सकें। और हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय गिविंग दिस स्ट्रीमलाइन शेप टू द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन शेप में मैनमेड जो हमने दिए हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने जो डिजाइन किए ऑब्जेक्ट्स, उनमें जो शिप्स है, जो एरोप्लेन्स हैं, उनका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये शिप देखो, यहाँ पे कटाव रहेगा, यहाँ पे भी कटाव रहेगा। तो जब वाटर आएगा ना सामने से तो वो कट के, मतलब आपने देखा होगा ना, इस तरीके का रहता है, लाइक दिस पॉइंटेड, और ये ऐसा फिर फैला लाइक दिस, ऐसा शेप रहता है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर सामने से आता है ना, तो ये पानी कट के निकल जाता है। तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो शिप है, उस पर ज्यादा नहीं लगता है, और इस वजह से आपका जो शिप है और आपका जो बोट रहता है वो इजीली मोशन कर पाती है वाटर सरफेस पे।
तो इस वजह से इसका जो सामने का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पॉइंटेड बनाया जाता है, तो ये शेप दिया गया है। नेक्स्ट देखो आप, तो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन्स में भी आपने देखा होगा पॉइंटेड, उसके बाद ऐसा किया जाता है। उनकी जो ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स भी बहुत नुकीली होती हैं ताकि एयर करंट्स का कटिंग हो सके, ठीक है। तो एयर करंट्स की कटिंग होने की वजह से आपका एरोप्लेन है वो इजीली मोशन कर पाएगा स्काई में, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरली स्ट्रीमलाइन। नेचुरली मतलब कि जिनको हमने नहीं बनाया, जो ऑलरेडी नेचर ने जिन्हें डिजाइन किया है इस तरीके से कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के वो इजीली मूव कर पाए, इजीली मोशन कर पाए। सो किनको दिया है स्ट्रीमलाइन शेप? फिशेस को एंड बर्ड्स को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिश एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिश। Clear? So this is all about the friction, students. So now we have finished our chapter friction. If you still have any queries, you can ask me, you can comment me. I will definitely give you the reply. And also students, आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं तो please शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। और से बोलूंगी आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपका जो भी क्वेरीज रहेगी उनको सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।